हेलो। अ, आज हम एक नया सवाल लेकर आए हैं जो कुछ लोगों के मन में चल रहा है और बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कि इस बार ईएमआरएस का फॉर्म भरने के इच्छुक नहीं हैं। उसके बहुत से कारण हैं। कुछ लोगों ने जो पहले सिलेक्ट हो गए हैं उन्होंने कुछ ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं ईएमआरएस के बारे में, और कुछ लोगों ने आधी अधूरी जानकारी दी है। और आप लोग जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या यूट्यूब इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड हैं उन लोगों ने अभी आपको पूरी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, लेकिन आप जहां नौकरी करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। तो हम आज जानेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने से रोक रही हैं। ठीक है, तो आप किन चीज़ों में हेजिटेट कर रहे हैं फॉर्म भरने में, तो आप स्लाइड में देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पोस्ट क्लैरिटी। जैसे कि अगर हम वार्डन की बात करें तो वार्डन एक ऐसी पोस्ट है जो कि अभी एक नई पोस्ट जनरेट हुई है ईएमआरएस में या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर अभी ये परमानेंट पोस्ट देखी जा रही हो। स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ स्कूल्स में है, मोस्टली एमआरएस में है, जहाँ पर वार्डन की पोस्ट देखी गई है। और ये कुछ एक नई तरीके की पोस्ट है जो अभी तक लोगों को एक कौतूहल का विषय है कि क्या है इसमें और कैसी जॉब है। बहुत सारे लोग जो वार्डन की पोस्ट नहीं जानते हैं वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप क्या काम करते होंगे वहाँ पर, आप डी ग्रुप वर्कर टाइप से होंगे या बहुत ही ख़राब टाइप की जॉब है, बहुत लो क्वालिटी प्रोफाइल है। और कुछ लोग तो इसे एज अ प्यून भी ट्रीट कर रहे हैं। बट ये आप समझिए कि ग्रुप सी लेवल पर हाईएस्ट पे लेवल की जॉब है वार्डन की, ईएमआरएस में पर्टिकुलरली। लेवल 5 इसका पे लेवल है, जो कि एसएससी की कई पोस्ट ऐसी हैं जो लेवल 5 पर आती हैं, और वो पोस्ट जो है एक अच्छा खासा कंपटीशन की डिमांड करती हैं एसएससी सीजीएल लेवल पर। उस लेवल की पोस्ट आपको यहाँ वार्डन में देखने को मिल रही है। और ये पोस्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इसमें मोस्टली मैनेजमेंट ही करेंगे। आप पेपर 2 में देखेंगे जो आपकी डिस्क्रिप्टिव हो गया है, उसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसमें देने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आपको जब हॉस्टल को चलाना है तो उस हॉस्टल को चलाने के लिए आपको बहुत सारा मैनेजमेंट करना होगा। जितना आपका ग्रुप डी वर्कर है आपके अंडर में काम करेगा, वो ग्रुप डी वर्कर को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे काम कराना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैनेजमेंट लेवल पर देखनी पड़ेंगी। कई सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। कभी ऑफिसर्स आते हैं, आपको चेक करते हैं, उनको आपको जवाब देना है। बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ें से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें, बच्चों की एकेडमिक से लेकर बच्चों के A to Z चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी ड्यूटीज़ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पोस्ट इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बच्चों की हर चीज़ में इंक्लूड हो जाएंगे। एकेडमिक में भी आप इंक्लूड हो जाएंगे। बहुत सारे वार्डन्स ऐसे होंगे जो बीएड वगैरह किए होंगे, टीचिंग में जाना चाहते होंगे, तो उनको पता है कि क्या होता है, बच्चों का एडोलसेंस एज क्या होती है, उनको कैसे टैकल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप वार्डन में बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी भी ख़ास कर मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ बेल्ट में जो यूपी और बिहार की बेल्ट है उसमें, क्योंकि एसटी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, इसलिए एमआरएस के फंक्शनल स्कूल्स भी जो है उस बेल्ट में कम है कंपैरेटिव टू एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर। यहाँ हर जगह ईएमआरएस स्कूल्स हैं, और अभी 400-500 नए ईएमआरएस बनने की तैयारी हो रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है। आप लोग बिल्कुल कतई इस सोच के साथ मत चलिए कि ये क्या वार्डन पोस्ट है, कैसी पोस्ट है।
बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिस्पेक्टिव पोस्ट है, ये भी आप समझिए कि एक रिस्पेक्टेबल एक जॉब है। आप जब इस पे जॉब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट संभालने जा रहे हैं। आपको इसके लिए अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत कुछ डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे कि आप 1-2 साल में आप बिल्कुल ही बदल जाएंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम अलग तरीके से निखर के सामने आएगी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट का जॉब है। आप ये समझ लीजिए कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्कूल्स के हेड होते हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग आपको भी यहाँ पर देखने को अपनी मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग तरीके की एक चैलेंजिंग है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जो है ग्रुप डी वर्कर्स, ये सारी पोस्ट जो हैं वो आप भरिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। भले ही इसका लेवल कम होगा, जैसे लेवल 2 पर है, लेकिन आप भरेंगे इसको। दूसरी चीज़ है लोकेशन। लोकेशन के बारे में हमारा ख्याल कुछ ऐसा है कि जो नॉर्थ बेल्ट के लोग हैं कि भाई ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया कैसा होता है और क्या होता है, कि जो बहुत ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन से नहीं आते हैं पर्टिकुलर, या उनके आसपास एसटी पॉपुलेशन नहीं, उन्होंने बस किताबों में देखा है और नेट पर देखा है, कहीं पर देखा है कि ऐसे ट्राइबल होते हैं, ऐसा पहनावा होता है, ऐसा ये होता है, वो उनका कल्चर है और हमें उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, आप बच्चों के लेवल पर बात करते हैं, आप उनके पेरेंट्स की नॉर्मल, अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, आप उनके पेरेंट्स के लेवल पर बात करेंगे तो आपको जो किताबों में वो जो ट्राइबल के कल्चर्स वो दिखते हैं, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली वो लोग एक नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, तो वो हमारी ही तरीके एक सामान्य लोग हैं, और कल्चर सबके डिफरेंट होते हैं। हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारी एक ही ट्राइब का कल्चर डिफरेंट हो जाता है, या एक ही रीजन के कल्चर जो हैं वो डिफ़र कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर आपको जानकारी है तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, उसकी वजह से ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोचेंगे। बहुत ही सामान्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि जेएनवी में होती है, नवोदय में होती है, वैसे ही ईएमआरएस में होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या है कि जो मैनेजमेंट, जैसे कि वार्डन पोस्ट है या जेएसए पोस्ट है या ग्रुप डी पोस्ट है, ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्थ बेल्ट वालों के लिए थोड़ा सा कौतूहल है कि ये भरना है, कैसा है। मोस्टली फीमेल्स के लिए कैसा है कि वहाँ जाके रहना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। और लगभग 350 फीमेल वार्डन जो हैं वो ऑलरेडी वर्किंग हैं, राइट। तीसरी चीज़ है कि जो हमारा प्रीवियस बैच, जो हम लोगों का बैच है, वो उसमें बहुत सारे लोगों ने एक बैड रिव्यूज़ भी दे दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उन पे गौर मत करिए, सब अच्छा है। और हाँ, ये एक चीज़ जो इस बार डिफ़र हुई है, फॉर्म फीस जो हुई है ये थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, लेकिन आप ये देखिए कि सीटेट वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उसके बावजूद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से उनका जो फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्ज़ाम्स की फ़ीस इतनी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी के फॉर्म की फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन फॉर्म की फ़ीस की वजह से आप फॉर्म नहीं भरेंगे ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप उधार लीजिए किसी से और कुछ भी करिए, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना है। और एग्ज़ाम जो है वो उतना टफ़ नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल पर आएगा। हम उसकी चर्चा जो है एक वीडियो में अलग से करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, डिस्क्रिप्टिव, इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं भर रहे हैं कि पेपर 2 हो गया है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसमें हम नंबर बना सकते थे, डिस्क्रिप्टिव में कैसे नंबर बनाएंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, कन्नड़ में लिखेंगे, मलयालम में लिखेंगे, किस में लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको प्रेफरेंस ये देनी है कि इंग्लिश में ही लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि सीबीएसई स्कूल्स हैं, ये हमारे से स्कूल सीबीएसई स्कूल्स हैं, और सीबीएसई में इंग्लिश ही मीडियम है,
तो डिस्क्रिप्टिव आप कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में लिखें। डिस्क्रिप्टिव लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, इसके लिए हम सेपरेट पेपर 2 की एक वीडियो बनाएंगे, सिलेबस की भी बनाएंगे और उसको कैसे टैकल करना है उसकी बनाएंगे। लेकिन आप कतई परेशान ना हो, डिस्क्रिप्टिव कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 60 नंबर का आना है, 15 क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं लिखना है, सिलेबस सेम है, बस अपनी लैंग्वेज पर थोड़ी सी होल्ड बनानी होगी। लास्ट टाइम इरेगुलरिटीज़ हुई थी एग्ज़ाम में, ये ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिला था। ऑफलाइन एग्ज़ाम थे, कहीं कहीं सेंटर पे कुछ कुछ हुआ था, तो इस वजह से भी लोग जो है वो थोड़ा सा डरे से में। और यही एक कारण भी है शायद कि जो पेपर 2 पेपर होने के कारण भी यही है, और डिस्क्रिप्टिव होने का कारण भी जहाँ तक यही है कि इतनी इरेगुलरिटीज़ इस बार नहीं हो। और पेपर जो है वो बहुत जल्दी होगा, आप बहुत तैयारी रखिए, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। और लेस फैमिलियरिटी है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमआरएस को नहीं जानते हैं, जो साउथ के स्टेट से नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ बेल्ट से आते हैं, खासकर यूपी बिहार गंगा बेल्ट से जो आते हैं वो उनको फेमिलियर नहीं है। जब मैं भी यूपी से आता हूँ, तो जब मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो किसी को आसपास मेरे पता नहीं है कि क्या स्कूल है क्या नहीं है, कहाँ कैसे काम करते हैं क्या करते हैं। एक्चुअली मैं इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एफिलिएटेड हो गया है, तो अभी धीरे धीरे इसकी जो फैमिलियरिटी है वो बढ़ रही है, एग्ज़ाम की वजह से बढ़ रही है। और सेंट्रल वर्सेस स्टेट, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेट में रहना चाहते हैं कि आप स्टेट प्रेफर करते हैं। सेंट्रल में प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पूरे इंडिया में घुमा देगा। स्टेट की अच्छी चीज़ ये है कि वो स्टेट में ही रहेगा, कुछ लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके भी अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सेंट्रल में रहने के फ़ायदे क्या हैं और स्टेट में रहने के फ़ायदे आपको लोकेशन पर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलते हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ज़रूर मिलते हैं। अदर एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड, तो अदर एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि उनका प्री किसी एग्ज़ाम का हो गया है, मेंस पेंडिंग में है, और आगे वो क्वालिफाई करेंगे या वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं भर रहे हैं। मेरा सजेशन उनको यही है कि वो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनका आजकल कोई बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसएससी वगैरह जो है वो क्या उसमें चल रहा है, बैंक में क्या हो रहा है कि वैकेंसीज़ लगभग आधी हो चुकी हैं बैंक्स में, प्राइवेटाइजेशन मर्जिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। तो डे बाय डे जो वैकेंसीज़ का नंबर है वो लेस होता चला जाएगा। तो आप फॉर्म इसको भरिए, आपके पास आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे छोड़ सकते हैं, डीवी आप करा सकते हैं, डीवी कराने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं। वेटिंग लिस्ट उसकी जारी होगी, और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद उसे आपके जिससे कम नंबर होंगे उनको मौका दिया जाएगा। फॉर्म आप ज़रूर भरें। इन चीज़ों की वजह से आप फॉर्म नहीं भरें, हम वहाँ नहीं कर सकते, हमको नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। और कोई कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करिए। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, मैं अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर आपको उसमें शेयर करूँगा, स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, और ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। शेयर आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी तरह और भी लोग हैं जो इन चीज़ों को सोच रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ में चलते हैं कि आपको क्यों भरना चाहिए। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियस है, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, स्टेट की भी वैकेंसीज़ बहुत कम है। डे बाय डे इसमें जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है। आपके सामने जो भी वैकेंसी है आप उसको कम्प्लीटली उसकी तैयारी करिए और अच्छे से। और आगे बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं सरकारी नौकरी के नाम पर, तो आपको जो मिल रहा है आप उसे कर लीजिए। आपके पास रास्ता होगा आगे, आप पढ़ेंगे और उसको अपडेट करेंगे। सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करेंगे। तो दूसरी चीज़, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हाँ, अगर आपके अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसा है कि मेंस लगा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वहाँ जाने के बाद, और हमको इसी पर फोकस करना है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप फॉर्म तो ज़रूर भर दीजिए। हो सकता है कि आपका जब फॉर्म की इसमें लेट हो जाए, फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम होने में लेट हो जाए, तो आप तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपको ठीक लगेगा तो आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर आपका उसके पहले कहीं हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर भरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट,
इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सभी जानते हैं कि स्टेट से जो ज़्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, और एग्जांपल CGHS फैसिलिटी जो होती है वो सेंट्रल की बहुत अच्छी है। LTC क्लेम होता है ट्रैवल के लिए, वो बहुत अच्छा है। आपके पूरे फैमिली के लिए होता है वो चीज़, तो उससे आप निश्चिंत हो जाते हैं पूरी तरीके से। जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत बड़ी चीज़ है जो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टेट में क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउंसेस ज़्यादा हैं, अलाउंसेस हैं, और आपको EMRS में 10% स्पेशल पे भी मिलता है, क्योंकि EMRS जो है वो 24/7 एक जॉब है, रेजिडेंशियल जॉब है, तो आपको ऐसा भी मिलता है। सैलरी की चर्चा जो है हम एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर करेंगे। सारी पोस्ट की सैलरी क्या होगी उसकी चर्चा करेंगे। आपको कौन सी पोस्ट के बारे में सैलरी की जानकारी चाहिए, आप कमेंट करें। पे लेवल इसका बहुत अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल है, CCS रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी है नेस्ट, लेकिन मोस्टली 90% जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉलो होते हैं। रेजिडेंशियल नेचर है, क्वार्टर्स और मेस अवेलेबल होता है, तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। मैं अभी क्वार्टर में अपने वीडियो आपको ये मैं बना रहा हूँ, तो क्वार्टर्स अवेलेबल होंगे। क्वार्टर्स की प्रायोरिटी है कि प्रिंसिपल और वार्डन जो हैं उनको कंपलसरी कैंपस में रहना होता है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल को क्वार्टर मिलेगा, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल को, या वाइस प्रिंसिपल को नहीं भी मिलेगा तो आप वार्डन को ही मिल जाता है। तो प्रिंसिपल और वार्डन को तो 100% मिलेगा ही मिलेगा क्वार्टर, अगर अवेलेबल है। और क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर रहेंगे, आपको HRA मिलेगा। लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोग आएंगे, 100% आपको क्वार्टर्स मिलने की उम्मीद है। अच्छे क्वार्टर्स मिलते हैं, अच्छा खासा साइज़ होता है क्वार्टर्स का, 2 BHK क्वार्टर्स मिलते हैं सभी को, ग्रुप B ग्रुप C को। तो क्वार्टर्स पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, EMRS के क्वार्टर्स कैसे मिलते हैं, कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं क्वार्टर, मैं अपने यहाँ के कैंपस के क्वार्टर भी आपको दिखाऊंगा। और मेस मेस में खाना जो है वो बच्चों के लिए भी बनता है और स्टाफ के लिए भी बनता है। आप वहाँ पर 3 से 4 बार आपको हर चीज़ मिल जाएगी मेस में, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपका उसका खर्चा नहीं है। अगर आप बैचलर हैं या बैचलर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैचलर्स के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है कि आपको उतना टाइम जो है वो आपका खाना बनाने का और इन चीज़ों का आपका बच जाता है, आप मेस में खा सकते हैं। न्यू डिपार्टमेंट है, चांसेस टू ग्रो, नया डिपार्टमेंट ही हमारे से बहुत बड़ी बात है। ये अभी तक कोई गौर नहीं कर रहा है ज़्यादा लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये नया डिपार्टमेंट है। आगे की जो पोस्ट हैं, जो अपर पोस्ट हैं, उनमें अभी वैकेंसी है, अटैच लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपर लेवल पर जाते जाएंगे और आपके अधिकारी बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे कहीं ना कहीं से। इन्हेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, आप 24/7 यहाँ पर काम करेंगे बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है वो 24/7 काम कर रहा है, सबके अपने अपने काम डिवाइडेड होंगे, बट 24/7 जॉब है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप क्योंकि बच्चे की A to Z जो चीज़ें हैं उस पर इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरीके का स्टाफ हो, TGT हो, PGT हो, वार्डन हो, प्रिंसिपल, कोई भी हो, आप बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से होता है, जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो जब बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, आप उसमें शरीक रहेंगे, तो आप उसमें शरीक हैं बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि आप में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। और आप रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो 1 से 2 सालों में आप में बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाता है। डिजिटल क्लासरूम्स, हाँ ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, इंटीरियर होते हैं, वहाँ कैसे स्कूल होते होंगे, कैसे नहीं हैं, क्लासरूम्स अच्छे नहीं होंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी। तो ऐसा आप मत सोचिए, आप जाकर अपने किसी अच्छे हमारे स्कूल में जाकर देखिए। मैं भी आपको अपना कैंपस दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। डिजिटल क्लासरूम्स हैं हमारे यहाँ, क्लास में प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर से बच्चे पढ़ते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, सारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल हैं।
उससे हम बच्चों को बहुत सारे एनिमेशन वीडियोस, बहुत अलग अलग तरीके के टीचर जो हैं उनको सिखाते हैं। म्यूज़िक के टीजीटी म्यूज़िक है, टीजीटी आर्ट रहते हैं, पेट रहते हैं, ये सारी चीज़ें डे बाय डे होती है। बच्चों का क्या रूटीन होता है, कैसे हम काम करते हैं एमआरएस में, ये भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि पूरा डे का रूटीन किस स्टाफ का कितना होता है, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप बताइए आपको किस पोस्ट के बारे में डे टू डे रूटीन आपको पता करना है, उसकी क्या जानकारी उस पोस्ट की आपको चाहिए, आपको मैं प्रैक्टिकली उसकी जानकारी दूंगा। कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं खुद एमआरएस में हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक तरीके से मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि कुल जब आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से नहीं रुकना है। ये सारी चीज़ें आप जो इधर उधर से कानाफूसी करके सुन रहे हैं, पोस्ट ऐसी है, पोस्ट वैसी है, सब कुछ नहीं है। आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं अगर, तो 100% भरिए। अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई पेपर आपका निकला हुआ है तो भी आप जरूर भरें। फॉर्म पेपर देने से नहीं चूकें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आगे इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए जो आपको परेशान करे फॉर्म भरने से। अगर फ़ीस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप मैनेज ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक बार की जो फ़ीस है वो आपकी एक सैलरी भी नहीं होगी, तो इतना अलाउंस भी उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो आप फॉर्म ज़रूर भरें, और आपको पास कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। अदर जो सिलेबस से रिलेटेड और ये सारी वीडियोज़ आप पर अवेलेबल होंगी। और ये चैलेंजेस तो कुछ हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हर जगह जो है वो कंप्लीट नहीं है, कहीं बन रहा है, लेकिन आपके जो वैकेंसी होगी उसके कंप्लीट होने तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत हो जाएगा। लोकेशन की बात करें, बेसिक एमिनिटीज़ नॉर्थ बेल्ट में थोड़ा सा ये रहता है कि कैसे होता है, एमिनिटीज़ सुविधाएं नहीं है, लोकेशन ऐसी है, वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते हैं, हाँ, ये स्टडीज़ में थोड़ा सा वीक होते हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट जनरेशन है ट्राइबल बच्चों की ये, कि जो वो इतना हायर लेवल तक वो पढ़ पा रहे हैं मोस्टली। तो थोड़ा सा टफ है टीचिंग के लिए हिसाब से, कि थोड़ा सा वीक होते हैं बच्चे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जी और नीट भी क्वालिफाई किया है एमआरएस से ही। तो ये तो पर्सन टू पर्सन भी थोड़ा सा वेरी करता है। चौथी चीज़ है रेजिडेंशियल नेचर, 24/7 जॉब है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 24/7 का आपको अलाउंस मिलेगा, लेकिन आप पूरा दिन एक आदमी नहीं काम कर सकता है, और ड्यूटीज़ डिवाइडेड होती हैं। बट हाँ, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको किसी भी टाइम, रात में भी दिन में भी, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना है। न्यू डिपार्टमेंट है, समय लगेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसकी वजह से आप फॉर्म भरना नहीं छोड़ सकते, एग्ज़ाम देना नहीं छोड़ सकते, नौकरी ज्वाइन करना नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं, हो जाएंगी। स्कूल्स का लेस नंबर ऑफ़ स्कूल्स, बिल्कुल 300-400 के लगभग स्कूल्स अभी हैं, लगभग 400 के लगभग स्कूल्स और खुलने हैं। और नॉर्थ बेल्ट में भी स्कूल्स खुलने की बात चल रही है, थोड़े से हो सकता है कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ये अच्छी चीज़ है नॉर्थ के लिए। और ये कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं चैनल के, आप इसको ये आपको मिल जाएगा, या आप इससे बारकोड से, सॉरी क्यूआर से आप व्हाट्सअप का ये ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं आपकी कोई क्वेरी होगी तो। आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको क्या जानना है, आपको सिलेबस जानना है, आपको पेपर के बारे में जानना है, जो भी जानना है आप उसका कमेंट करें। ओके, बाय, टेक केयर।